लोकसभा चुनाव में अभी 5 से 6 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले घोसी उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि इसी चुनाव के परिणाम से जातीय समीकरण का गुणागणित भी पता चलने वाला है, जिसे अपने फेवर में लाने के लिए बीजेपी ने दल बल के साथ विपक्ष पर चढ़ाई कर दी है। और बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नामांकन के दिन शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को बड़ा संदेश भी बीजेपी की तरफ से दिया गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे घोसी में महासंग्राम छिड़ गया। घोसी के रण में दम दिखा रही टीम एनडीए की यह तस्वीर विपक्ष को परेशान कर सकती है, इंडिया गठबंधन को मुंह चिढ़ा सकती है, क्योंकि जंग भले ही उपचुनाव की हो, लेकिन मंच पर यूपी के तमाम गठबंधन साथी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में एक तरफ भगवा ब्रिगेड है तो दूसरी तरफ लाल सेना, जो अब आमने सामने है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए उस चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें इंडिया गठबंधन का फंसना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अब ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल को मैदान में उतार दिया है। घर घर एक घर बता देना है कि कमल वाली बटन दबाना है इस बार, ताकि विरोधियों को भी पता लग जाए कि भारतीय समाज पार्टी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं तो यहाँ सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए परेशान था। बधाई देता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रोहिणी आयोग का गठन करके पूरे देश के पिछड़ों को हिस्सा देने का काम करने जा रहे हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। घोसी विधानसभा का उपचुनाव हम लोग 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे, और सिर्फ चुनाव नहीं जीतेंगे। हमारे बड़े भाई आदरणीय दारा सिंह चौहान साहब जब ये मंत्री थे प्रदेश में, तो इन्होंने घूम घूम करके पूरे प्रदेश में पिछड़ों के हितों की बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। दिन भले ही बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के नामांकन का हो, लेकिन बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है। दरअसल घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंककर चुनाव जीतने के लिए जुट गई है। ये चुनाव विधानसभा से ज्यादा आगामी लोकसभा चुनाव के पहले शक्ति परीक्षण भी है। इसी को देखते हुए बीजेपी कोशिश कर रही है कि घोसी विधानसभा पर खासा ध्यान दिया जाए, जिससे पूरे पूर्वांचल में एनडीए के फेवर में माहौल बन सके। समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रताड़ित होकर, दुखी होकर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और विकास के आधार पर जो उत्तर प्रदेश को सजाने और संवारने का काम हमारी सरकारें कर रही है, उससे प्रभावित होकर भाइयों बहनों, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में विधानसभा की सदस्यता और समाजवादी पार्टी की सदस्यता को छोड़कर आपके हमारे सबके बीच में आए। उत्तर प्रदेश के कानून का राज स्थापित करने वाले आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और घोसी की अराजकता का हाल आप भूलिएगा नहीं। यहाँ की अराजकता को भूलने को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से गुंडों ने भोली भाली जनता को परेशान करके रख दिया था, उसे घोसी की जनता कभी नहीं भूलेगी। घोसी विधानसभा में जातिगत समीकरण को समझें तो यहाँ सबसे ज्यादा दलित समुदाय के मतदाता हैं। दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। तीसरी सबसे बड़ी संख्या भूमिहार मतदाताओं की है। इसके बाद यादव लगभग 42,000 के आसपास हैं। राजभर और निषाद मतदाता लगभग 56,000 हैं। राजपूत और ब्राह्मण लगभग 20,000 हैं और अन्य बिरादरी के लगभग 75,000 के आसपास मतदाता हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अपने गठबंधन की पूर्वांचल में पैठ रखने वाली सभी पार्टियों की दिग्गजों को शक्ति प्रदर्शन में शामिल किया और संदेश जातीय के साथ दारा सिंह चौहान की जीत का समीकरण भी सेट कर दिया। आज जब पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आज दुनिया के लोग मोदी जी के पीछे चहलकदमी करने के लिए परेशान हैं। आज इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के साथ पूरा का पूरा देश खड़ा है। आने वाले 2024 से मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी मुकाबला भले ही उपचुनाव का हो, लेकिन घोसी में टीम एनडीए कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि यही चुनाव 24 से पहले लिटमस टेस्ट साबित होने वाला है।
न्यूज 18 के लिए घोसी से अभिषेक के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। यूपी की घोसी और उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही गठबंधन की गांठ खुलने लगी है, क्योंकि बागेश्वर सीट पर अब गठबंधन प्रत्याशी ही आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दोनों एक ही सीट पर ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक ही सीट पर अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब बागेश्वर में बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। तो वही बागेश्वर उपचुनाव से अब आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए बसंत बागेश्वर से ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इंडिया गठबंधन में तकरार नया कैसे होगी पार। मोदी विरोध की नीति और नियत से बने इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा घोसी और बागेश्वर के उपचुनाव में होने वाली है। यहाँ एक तरफ टीम मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष की टीम इंडिया, जिसने भले ही एकजुटता के दम पर मोदी से मुकाबले की खुली चुनौती दी हो, लेकिन ये चुनौती अब उसी गठबंधन पर लागू हो रही है, क्योंकि घोसी में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन से एकजुटता की तस्वीर साफ कर दी, लेकिन बागेश्वर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मुकाबला भले ही उपचुनाव का हो, लेकिन गठबंधन की गांठ इस चुनाव में भी खुलने लगी है। दरअसल बागेश्वर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, भगवती प्रसाद को सपा ने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया, आम आदमी पार्टी फिलहाल सक्रिय नहीं है। यानी बागेश्वर की लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी के बीच आ गई है, तो दूसरी तरफ घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खुद के दम पर चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके पक्ष में चुनावी प्रचार के लिए इंडिया गठबंधन के साथ ही दूरदृष्टि ही बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी दावा जीत का किया जा रहा है। दारा सिंह के साथ है, न चौहान वोट देगा न राजभर देगा। इन दोनों के व्यक्तित्व की वजह से, इनके कृतित्व की वजह से बार बार जो पार्टियों को धोखा दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसकी वजह से जब साख खत्म हो जाती है किसी की, तो चुनाव के बाद ही उनकी हैसियत लोगों को पता चलती है कि इनका कुछ नहीं था। कमल खिलने जा रहा है। एनडीए वर्सेस पीडीए की जो एक लड़ाई हो, तो क्या लगता है? पूरा विश्वास है, भारी अंतर से कमल खिलेगा और पीडीए का न वर्तमान है न पीडीए का भविष्य है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। और इन दावों वादों के बीच फंसी समाजवादी पार्टी को उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। मऊ में एसपी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता रमेश दुबे भी बीजेपी के साथ आ गए। अखिलेश पर संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है। मैं समाजवादी पार्टी में लगभग 22 वर्षों से समाजवादी पार्टी के विभिन्न पदों पर राष्ट्रीय सचिव रहा, युवा सभा का जिला का उपाध्यक्ष रहा, अर्बन बैंक का चेयरमैन रहा, और लंबे समय तक मैं समाजवादी पार्टी में डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों नीतियों पर विश्वास रखते हुए, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की नीतियों सिद्धांतों पर विश्वास रखते हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के विचारों पर समाजवादी पार्टी में मैं काम किया। पहले ओपी राजभर, फिर दारा सिंह के बाद कई समाजवादी कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ना अखिलेश की प्लानिंग पर प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह उस लिहाज से भी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बागेश्वर में गठबंधन साथी कांग्रेस के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। मतलब साफ है, विपक्षी गठबंधन की गांठ 24 से पहले ही खुलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी जी को नमन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, लेकिन इस मौके पर भी विपक्षी नेता सियासत से नहीं चूके और इकाना स्टेडियम का नाम बदलने पर सवाल खड़े कर दिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे विपक्ष की तरफ से अटल जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी सियासत की जाए।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक ने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस दिन भी विपक्ष ने राजनीति का मौका नहीं छोड़ा। पहले तो अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को श्रद्धांजलि तक नहीं दी और जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने इकाना स्टेडियम के नाम बदलने पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादियों का काम ही उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए याद किया जा रहा है। ये जो नाम बदलने की राजनीति है, ये लगता उत्तर प्रदेश से दिल्ली वालों ने सीखा है। जहां पूरा देश आज अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस दिन भी सियासी लकीर खींच दी और सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्यों इकाना स्टेडियम का नाम बदला? नाम बदलकर अटल जी के नाम पर रखा। अटल जी के गांव में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? क्या सिर्फ नाम बदलना ही काम रह गया है? दरअसल 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव श्रद्धांजलि देने गए थे। इस दौरान जब उनसे सवाल अटल जी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इकाना स्टेडियम का नाम अटल जी के नाम पर रखने को लेकर अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रानी अवंतीबाई की जयंती के मौके पर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर अवंतीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। अवंतीबाई लोधी राजपूत समाज से आती थी। उत्तर प्रदेश में लोधी राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा ओबीसी वोट बैंक है। अखिलेश यादव के आज यहां पर आने और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण को उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस मूव को काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव देखिए माल्यार्पण कर नीचे उतर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है और जैसा बताया गया है कि ये कार्यक्रम भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने आनन फानन में तय किया। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और संदेश दिया, कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वदेश से खींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का आश्रय भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी नहीं रुके हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी नहीं झुके हैं। मतलब संदेश साफ है। जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अटल जी के नाम पर स्टेडियम का नाम क्यों किया, इस सवाल से भी गुरेज नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद हर जिले की परफॉर्मेंस पर रैंकिंग जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और विभागों की रैंकिंग में बलरामपुर समेत 12 जिलाधिकारियों का काम उम्दा पाया गया। उधर अयोध्या के डीएम सबसे फिसड्डी रहे, जबकि यूपी की राजधानी लखनऊ के डीएम 52वीं रैंकिंग पर पाए गए हैं। वहीं विभागों की रैंकिंग की अगर बात करें तो सहकारिता विभाग रैंकिंग में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से हर तबके के लिए विकास योजनाएं लाई गई हैं। युवा, किसान हो, महिलाएं हो या फिर छात्र, सभी के लिए शासन की तरफ से अलग अलग योजनाएं लागू की गई हैं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ क्या सही तरीके से और सही समय पर लोगों को मिल रहा है? इसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन स्तर की जांच पूरी की गई है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 63 जिलों के जिलाधिकारियों का काम संतोषजनक नहीं मिला। योगी सरकार ने अपने तमाम जिलाधिकारियों और सरकारी विभागों की रैंकिंग जारी की है। इस महीने की अगर रैंकिंग की बात करें तो बलरामपुर समेत 12 जिलों के जिलाधिकारियों का काम बेहतर है। वहीं अयोध्या के डीएम का काम काफी फिसड्डी है, यानी कि खराब कामकाज है, और लखनऊ के जिलाधिकारी की 52वीं रैंक है। यही नहीं, फर्रुखाबाद, रामपुर समेत तमाम जिले ऐसे हैं जिनके जिलाधिकारियों का कामकाज बेहतर नहीं है। केवल 12 जिलों के ही जिलाधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। सबसे बुरा हाल सबसे प्राथमिकता वाले जिले का है। वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी की रिपोर्ट फिसड्डी बताई गई। लखनऊ के जिलाधिकारी भी आखिरी की 15 की सूची में है। विभागीय समीक्षा में सहकारिता विभाग अव्वल रहा है, जबकि अधिकांश विभागों का काम खराब बताया जा रहा है।
हालांकि इस रैंकिंग में बलरामपुर समेत 12 जिलों के डीएम का काम उम्दा पाया गया है, जबकि 63 का काम खराब है। विभागीय रैंकिंग में सहकारिता विभाग पहले पायदान पर है। अयोध्या के डीएम सबसे फिसड्डी और लखनऊ के डीएम 52वीं रैंक पर हैं। विभागीय रैंकिंग में सहकारिता विभाग, नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, सिंचाई, जल संसाधन, कृषि विभाग और ग्राम विकास विभाग टॉप 5 में दर्ज किए गए। फर्रुखाबाद, रामपुर, अयोध्या, ललितपुर, आगरा, मुरादाबाद, कुशीनगर, कन्नौज, जालौन, गोरखपुर, फतेहपुर, मऊ, वाराणसी और कानपुर के डीएम फिसड्डी की सूची में दर्ज किए गए हैं। योगी सरकार ने ये जो रैंकिंग जारी की है, ये जन सुनवाई को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा जो इसका पैमाना है वो तमाम विकास की योजनाएं वो किस तरीके से जमीन पर उतर रही हैं, जनता को उनकी समस्याओं का किस तरीके से निस्तारण हो रहा है, ये मानक रखे गए हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें विभागों की, तो सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में अव्वल है, यानी कि रैंकिंग में पहले स्थान पर है। कैमरामैन शरद के साथ संकित मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। दुनिया भर के देशों की निगाहें भारतीय मून मिशन चंद्रयान 3 पर हैं। इसी साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो अब अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच चुका है। दरअसल चंद्रयान 3 चंदा से तकरीबन 150 किलोमीटर ही दूर है और चंद्रयान 3 की 5वीं ऑर्बिट में एंट्री भी हो चुकी है। अब चंद्रयान का स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और कल ही लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, जिसके बाद 23 अगस्त को लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हालांकि इंजन फेल होने पर भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होने की पूरी उम्मीद है। इसरो चीफ का कहना है कि भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में विफल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाए। 10, 9, 8, 7 plus 5 seconds. भारत का मिशन मून सच होने के बेहद करीब पहुंच चुका है, क्योंकि वो घड़ी अब बहुत दूर नहीं है। अगर सब कुछ इसरो की प्लानिंग के तहत हुआ तो 23 अगस्त को हिंदुस्तान चांद पर परचम लहराएगा। इसी दिन चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ेंगे। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की पूरी तैयारी है। चंद्रयान 3 अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रयान 3 का एक और पड़ाव पूरा हो गया। इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदल दी। स्पेसक्राफ्ट अब चांद के और करीब आ चुका है और इस वक्त गोलाकार कक्षा में है। सरल शब्दों में कहें तो चंद्रयान की अब चांद से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर रह गई है। इसके लिए इसरो ने वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो के मुताबिक चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। अब से कुछ घंटे इसरो के लिए बेहद ही अहम रहने वाले हैं, क्योंकि 17 अगस्त को एक और ऐतिहासिक घटना होने वाली है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर से दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से अलग होंगे और इसके बाद चंद्रयान के अंदर बैठा लैंडर विक्रम अपना सफर तय करेगा। लैंडर विक्रम की अंदर ही रोवर प्रज्ञान है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी उसकी कक्षा में ऊंचाई में और कमी लाई जाएगी। 20 अगस्त को फिर से डी ऑर्बिटिंग की प्रोसेस होगी, जिसकी रात 1:45 बजे की संभावना बताई जा रही है। जब लैंडर चंद्रमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा तो उसके बाद उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इसके बाद आएगा वो ऐतिहासिक दिन जब हिंदुस्तान चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। जैसे जैसे 23 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, इसरो के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। पूरा देश चांद पर फतह करने के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा।
रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी और ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन अपने भाषण के दौरान मिशन चंद्रमा का जिक्र किया था। चंद्रयान 3 मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं। करीब 54 महिलाएं मिशन पर काम कर रही हैं। डॉक्टर रितु करिथल को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प क्यों हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है इस बार हिंदुस्तान चांद को जीतने के सपने को पूरा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।